यदि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस ऑल के बटन को ज़रूर दबा दें। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलने लगेंगे। नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर आपके लिए लेकर आए हैं साइंस के बहुत ही शानदार सिलेक्टेड क्वेश्चन है। 40 क्वेश्चन हैं, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देख के उसकी क्वालिटी समझ जाएंगे कितने शानदार क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। पूरा वीडियो देखिएगा और यदि क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों को जरूर भेज देना यदि आपने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उसके बाद। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन, प्रकाश सबसे अधिक गति किसमें करता है? ऑप्शन है पानी, निर्वात, वायु या कांच। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा जो प्रकाश है वो करेगा सबसे अधिक गति आपके निर्वात में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी, निर्वात, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? फ्यूज के रूप में, धारा को फिल्टर करने के लिए, वोल्टेज चेंज करने के लिए या फिर धारा को प्रवाहित करने के लिए। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर का यूज वोल्टेज चेंज करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां पर सी, वोल्टेज चेंज यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 3, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी होगी? तो माध्यम के साथ तापमान में यदि आप वृद्धि करोगे तो प्रकाश पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसी है वैसी ही रहेगी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वैसी ही रहेगी, प्रकाश पर तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है? प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट, एसी करंट बोलते हैं। बताइए, 50 चक्कर प्रति सेकंड, 60 चक्कर प्रति सेकंड, 70 या 80? तो आपको बता दें, आवृत्ति मतलब होता है फ्रिक्वेंसी, और हमारे भारत में जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी चलती है वो चलती है 50 हर्ट्ज, 50 चक्कर, HRZ लिखते हैं हर्ट्ज को, 50 चक्कर प्रति मिनट। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही आंसर हो जाएगा। बाकी यूएसए में कहीं कहीं 60 हर्ट्ज भी चलती है, हमारे यहाँ 50 हर्ट्ज चलती है, तो 50 हर्ट्ज सही आंसर हो जाएगा। हेनरी इकाई है किसकी? विद्युत धारिता, चुंबकीय क्षेत्र, स्वप्रेरकत्व या फिर प्रतिरोध। तो हेनरी यदि आपने सुना होगा तो ये स्वप्रेरकत्व की इकाई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हेनरी के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय ऑप्शन है वर्णमंडल, किरीट मंडल, प्रभा मंडल या कोई नहीं। तो आपको बता दूं, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का किरीट या फिर इसको बोलते हैं कोरोना जो है ये भाग दिखाई देता है। याद रखिएगा, कोरोना या किरीट। अगला क्वेश्चन देखिए, चोक कुंडली का होता है क्या? चोक कुंडली जो होती है इनमें से क्या होता है? तो चोक कुंडली जो होती है आपको बता दें उसका प्रेरकत्व उच्च होता है, बहुत ज्यादा, और प्रतिरोध कम होता है। ऑप्शन नंबर ए, प्रेरकत्व उच्च प्रेरकत्व तथा कम प्रतिरोध, चोक कुंडली के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 8 सेकंड, 8 मिनट, 1 सेकंड या 100 सेकंड? तो चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग केवल और केवल 1 सेकंड का समय लगता है चंद्रमा से आने में। कमेंट करके बताइए सूर्य से प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? सूर्य तो बहुत दूर है, सूर्य से जो है प्रकाश को आने में पृथ्वी पर कितना समय लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में नैनो टेक्नोलॉजी का जो जनक है वो है प्रोफेसर CNR राव जी। यहां पर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर CNR राव जी। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा मॉड्यूलेशन एवं डीमॉड्यूलेशन करता है? ऑप्शन है कॉपर केबल, फाइबर ऑप्टिक, मॉडेम या फिर उपग्रह। तो आपको बता दें मॉडेम का ही फुल फॉर्म है। देखिए मॉडेम में दो चीजें, मॉडेम तो मॉ से मॉड्यूलेशन और डी से डैम से आपका डीमॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन शॉर्ट फॉर्म है मॉडेम का। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, उल्टा दर्पण, सीधा दर्पण। तो उत्तल और अवतल दर्पण जो है वो आपके गोलीय दर्पण के उदाहरण है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, गोलीय दर्पण यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सबसे छोटा कण स्वतंत्र रूप में कौन सा पाया जाता है? अणु, परमाणु, धनायन या ऋणायन? तो डाल्टन ने बताया है, डाल्टन के अनुसार सबसे छोटा कण जो है वो है आपका परम अणु या परमाणु। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, उपचयन में क्या होता है? उपचयन मतलब आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। उपचयन में क्या होता है बताइए?
तो उपचयन में यहां पर आपका सही आंसर हो जाएगा किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है। तो पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित, ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपचयन या ऑक्सीकरण में पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया निम्न में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? टूथपेस्ट, हाथ धोने का साबुन, खाने का सोडा या फिर सिरका मिश्रण नहीं है। तो आपको बता दें टूथपेस्ट भी मिश्रण है, हाथ धोने का साबुन भी मिश्रण है, सिरका भी है, खाने का सोडा मिश्रण नहीं है। यहां पर ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिए। क्वेश्चंस के लेवल देखिए, हम बिल्कुल छांट छांट के क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, प्लीज लाइक जरूर कर देना। वायु क्या है? तो डायरेक्ट आपको इसका आंसर बता देता हूं। वायु आपका गैस के साथ गैस का विलयन होता है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा। वायु गैस के साथ गैस का विलयन है। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है बताइए? तो शुद्ध जल की जो मोलरता होती है, हो सकता है कई लोगों ने, आप लोगों ने पहली बार क्वेश्चन देखा हो, 55.6 55.6 ऑप्शन नंबर बी मोलरता शुद्ध जल की यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। किस प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है बताइए? तो इलेक्ट्रॉन का लाभ होगा आपका अपचयन प्रक्रिया में। यहां पर ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का लाभ अपचयन प्रक्रिया, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयोडीन युक्त खाने का नमक क्या है? जो आप नमक खाते हैं वो इनमें से क्या है आपको बताना है। तत्व यौगिक, विषमांगी मिश्रण या फिर समांगी मिश्रण। सुना है ये क्वेश्चन? आपको बता दूं सही आंसर है आपका समांगी मिश्रण है। आयोडीन युक्त नमक, ऑप्शन नंबर डी यहां पर इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। परासरण दाब मापा जाता है किस विधि द्वारा? तो परासरण दाब आपका यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बर्कले व हर्टले विधि द्वारा परासरण दाब मापा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण है बताइए? दूध, गोंद, कोहरा या फिर रक्त? तो द्रव स्नेही कोलाइड का उदाहरण आपका गोंद है। यहां पर ऑप्शन नंबर बी गोंद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। 2 बिलियनों को कम समपरासरी कहा जाता है। तो 2 बिलियन कब समपरासरी होंगे? जब क्या होगा? तो आपको बता दें यदि उनका परासरण दाब समान हो तो वो समपरासरी कहलाएंगे 2 बिलियन। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। ऊष्मीय मान को डैश मात्रक द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ऊष्मीय मान को प्रदर्शित करने का तरीका जो होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या सही आंसर हो जाएगा? बी। यदि आपको ऐसा भी लिखा जाए KJ/kg तो ये भी सही है, टिक लगा देना, ठीक है। किलो जूल प्रति किलोग्राम या फिर ऐसा लिख के आ जाए तो भी। अगला क्वेश्चन देखिए। अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में उत्प्रेरक वर्धक है। तो अमोनिया उत्पादन की हैबर विधि में जो उत्प्रेरक वर्धक है वो आपका निकेल नहीं है, लोहा भी नहीं है, प्लेटिनम भी नहीं है, मोलिब्डेनम। ऑप्शन नंबर डी अमोनिया उत्पादन के लिए हैबर विधि का उत्प्रेरक है मोलिब्डेनम। अगला क्वेश्चन देखिए। कूलाम्ब में 1 फैराडे का मान क्या होता है? मतलब 1 फैराडे बराबर कितने कूलाम्ब होगा बताइए? तो 1 फैराडे बराबर 97,540 कूलाम्ब होता है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। 97,540 कूलाम्ब 1 फैराडे बराबर। परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? ये 29 परमाणु तत्व किस ब्लॉक में आएगा आपसे ये पूछा है। S, D, B या F किस ब्लॉक में आएगा? तो 29वां आएगा आपका डी ब्लॉक में। ऑप्शन नंबर यहां पर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पदार्थ जो प्रदूषण उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो पदार्थ यदि प्रदूषण उत्पन्न करेंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है आज का सबसे इजी क्वेश्चन, प्रदूषक कहलाएंगे वो। अगला क्वेश्चन देखिए। पॉलीथीन बनता है किससे? एथिलीन से, प्रोपिलीन से, एसिटिलीन से या एनिलीन से? तो जो पॉलीथीन है वो बनता है आपका एसिटिलीन से। ऑप्शन नंबर सी एसिटिलीन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है पॉलीकोट किसका मिश्रण होता है? तो पॉलीकोट यहां पर जो सही आंसर हो जाएगा आपका पॉलीकोट होता है पॉलिएस्टर और कपास का मिश्रण, ठीक है। कॉट से कॉटन और पॉली से पॉलिस्टर। तो सिंपल है, पॉलिस्टर और कपास मिलके बनते हैं पॉलीकोट। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। सिगरेट के धुएं का मुख्य प्रदूषक क्या है? तो सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड तो पाई ही जाती है, ये तो आपको पता ही है, और साथ में निकोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी कार्बन मोनोऑक्साइड और निकोटीन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। सर्वप्रथम पादप वृद्धि हार्मोन के बारे में किसने बताया था? तो सबसे पहले पादप वृद्धि हार्मोन के बारे में बताने का श्रेय जाता है वेंट को। वेंट ने बताया था सबसे पहले
पादप वृद्धि हार्मोन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, जिबरेलिन पृथक किया जाता है किससे? तो जिबरेलिन जो है वो पृथक किया जाता है एक कवक से। यहां पर ऑप्शन नंबर बी, एक कवक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 32 निम्न में से कौन अंडप का भाग नहीं है? तो आपको बता दें, वर्तिकाग्र भी अंडप का भाग है, अंडाशय भी और वर्तिका भी। पुंकेसर अंडप का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, पुंकेसर यहां पर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है आपसे, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य बताइए। शरीर में माफ कीजिएगा, शरीर में कोलेस्ट्रॉल का कार्य होगा, हीमोग्लोबिन नहीं। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है आपको बताना है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा? तो कोलेस्ट्रॉल जो है आपका, कोलेस्ट्रॉल धमनियों को कठोर कर देगा यदि आपके में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो गया। ऑप्शन नंबर ए। गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, बैड, ये बैड की बारे में बात हो रही है। असामान्य स्तर पर धमनियों को कठोर कर देगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, कैस्टर तेल किस से मिलता है? तो आपका कैस्टर तेल यहां पर इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रिसिनस कम्युनिस बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। कैस्टर तेल मिलता है रिसिनस कम्युनिस्ट से। अगला क्वेश्चन देखिए, गरिमा 2 नाम की क्या है एक बताइए। एक क्लोन्ड भैंस है या गाय या क्लोन भेड़ या फिर बीटी टमाटर का? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा गरिमा 2 नाम से एक क्लोन्ड भेड़ है, भैंस है। ऑप्शन नंबर ए, भैंस बनाई गई थी क्लोन करके। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन की उत्पत्ति जो है आपकी कहां हुई थी सबसे पहले? तो जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है आपकी जल में। ऑप्शन नंबर सी, जल यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो सबसे पहले डीएनए को जो अलग किया था, फ्रेडरिक मिश्चर ने अलग किया था। ऑप्शन नंबर ए, फ्रेडरिक मिश्चर बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा, डीएनए को अलग करने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, डायनासोर क्या थे? तो डायनासोर आपके मिसोजोइक सरीसृप थे। ऑप्शन नंबर डी, मिसोजोइक सरीसृप डायनासोर के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 40, पक्षी और कीट के पंख कैसे होते हैं? तो पक्षी और कीट के पंख जो होते हैं वो आपके समवृत्ति होते हैं। ऑप्शन नंबर सी, समवृत्ति बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रुकिए रुकिए रुकिए, आपके लिए एक सरप्राइज क्वेश्चन भी है, उसको तो सुनते जाइए। आपको उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। आपको बताना है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। कमेंट करके बताइएगा, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं। आप बोलो तो मैं आपको 2 ऑप्शन दे देता हूं, 2 में से एक बता देना, ठीक है। लसिका कोशिकाएं की बात हो रही है। ऑप्शन है आपके पास तिल्ली और दूसरा ऑप्शन है यकृत। तिल्ली में या फिर यकृत में लसिका कोशिकाएं मानव शरीर के किस अंग में बनती हैं? तिल्ली और यकृत में से एक सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों प्लीज 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 वीडियो को शेयर कीजिए। क्वेश्चन बहुत छांट के लाए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाए हैं। वीडियो तभी चलता है जब आप लोग शेयर करते हो। आप शेयर कर दो, दूसरे देखें ना देखें उससे कोई दिक्कत नहीं, आपका काम शेयर करना। यदि अच्छा लगा तो जरूर शेयर करना। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।